Now, railway budget, honorable members, time allotted is 8 hours. 8 hours. Every party, every member is requested to adhere to the time. More time will not be allowed. Sri Ahmad Patel to initiate the discussion. So, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रेल बजट पे बोलने हेतु जो आपने मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रेल बजट की ओर देख रहा था। रेल बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और मैं समझता हूँ ये अर्थव्यवस्था और शासन का आईना भी है और मिरर भी है। मैं आईना और मिरर इसलिए कह रहा हूँ कि इसका सीधा जो संबंध है हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं बड़े आदर के साथ मंत्री जी को कहना चाहूँगा, बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, पहले भी पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़ा अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेलवे में फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं कि ये जो बजट है मेरा ख़ास है खोखला बजट है और एक लीपापोती है और मैं समझता हूँ ये वास्तविकता से परे है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जो सरकार है उस सरकार ने जो एक लक्ष्य तय किया है, अच्छे दिन वाला जो स्टेशन, मैं नहीं समझता कि इस रफ्तार से अगर आप चलेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे या अच्छे दिन का जो स्टेशन है वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे या मंजिल तय कर पाएंगे। ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज रेलवे कहीं ना कहीं कुछ बीमार है और बीमार रेलवे के साथ आप एक मजबूत अर्थव्यवस्था कभी भी हासिल नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं आपके सामने जो 7 मेरे जो मुद्दे हैं वो सदन के ध्यान पे लाना चाहूँगा। जो 7 मुद्दे हैं वो डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, रेलवे डेप्ट, रेलवे ऑपरेशन रेशियो, रेलवे टिकट तारीफ, रेलवे सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द रेलवे वर्कर्स एंड रेलवे कनेक्टिविटी। बुलेट ट्रेन की बात तो मैं लास्ट में करूँगा, आखिर में करूँगा, जिसका जिक्र आपने किया ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये बात करना चाहूँगा कि जहाँ तक पहला जो मुद्दा है, ख़ास तौर पे जो राजस्व के बारे में, जो डिक्लाइन रेवेन्यू जो है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार ने जीडीपी के जो आंकलन के तरीके में तो बदलाव कर दिया और जिससे विकास दर 7.5% है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आपका जो जीडीपी है या विकास का दर है रेलवे बजट में कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। इस विकास रेलवे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या रेलवे कोई कठिन दौर से गुजर रही है? बजट एस्टीमेट और बजट रिवाइज एस्टीमेट जो है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कहते हैं 15,744 करोड़ का अंतर है। अगर देश की अर्थव्यवस्था आपके हिसाब से अच्छी चल रही है तो आपकी आमदनी में गिरावट क्यों आई? ये गिरावट नहीं आनी चाहिए थी। आमदनी में आपकी गिरावट आई है। आपके एस्टीमेट के हिसाब पिछले साल रेवेन्यू हासिल न करने के बावजूद अगले साल ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करेंगे। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया जीती है, आपने एक उम्मीद रखी हुई थी, लेकिन आमदनी में गिरावट जो आई है उसके क्या कारण है, क्या वजह है, मैं समझता हूँ उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। मेरा जो दूसरा मुद्दा है रेल कर्ज के बारे में, डेब्ट के बारे में। 2010 में आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे उस पर कि जो फाइनेंसिस आपने पाए थे उसका जो प्रपोर्शन था, उसका जो ब्रेकअप था कि बजटरी सपोर्ट 48% थे और इंटरनल सरप्लस 28% थे और डेब्ट फ्रॉम द मार्केट 24% थे। लेकिन 2016 में क्या हुआ? बजटरी सपोर्ट 50% और जो डेब्ट फ्रॉम द मार्केट इज 50%। इंटरनल सरप्लस कहाँ गया मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ कि रेलवे मिनिस्टर को इसके बारे में जवाब देना होगा। और इसके बावजूद ये सरप्लस की बात तो आप साइड पे रखिए, लेकिन LIC से आप 1.5 लाख करोड़ कर्जा लेने वाले हैं। और इससे भी दूसरी गंभीर बात यह है जिसका उत्तर रेलवे मिनिस्टर मेरे ख्याल से दे पाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। जब रेलवे बजट में रेलवे मंत्री जी ने 12,000 करोड़ की कटौती की है, 40,000 से घटा के 28,000 करोड़ रुपए की। ये 12,000 की कटौती इसलिए की गई है कि आपके पैसे जो है यूटिलाइज नहीं कर पाए, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो इसकी वजह मेरे ख्याल से जो पैसे दिए गए थे या तो इसका इस्तेमाल नहीं हुआ या इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, उसको भी मेरे ख्याल से रेलवे मिनिस्टर उसके बारे में अगर उत्तर दे पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।
लेकिन आज हालात ये है कि जो एलोकेटेड मनी है, एक तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ आप कर्जा जो है, डेब्ट जो है 8.5 लाख करोड़ आप पूंजी खर्च करना चाहते हैं, करोड़ की पूंजी 8.5 लाख। मान लो कि आपने 40% उसमें खर्चा किया, मुझे नहीं मालूम ये पैसे कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर इट विल कम 8.5 लाख करोड़। अगर 40% भी अगर आप खर्चा करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ये रकम आप भरेंगे कहाँ से, और 40% इनमें 4 लाख करोड़ अगर आप कर्जा लेंगे या खर्च करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको पैसे लेने पड़ेंगे। तो ये पैसे आप कहाँ से भर पाएंगे, पैसे कहाँ से ला पाएंगे? और इसमें फिर अभी तो बुलेट ट्रेन की भी बात हो रही है, 70,000 करोड़ अगर उसमें भी जोड़ा जाए, 90,000 करोड़ अगर उसमें भी ये जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ ये सारा जो कर्जा है या जो करना चाहते हैं वो कहाँ से करेंगे? आपके पास सरप्लस तो है नहीं, और आपके 12,000 करोड़ की तो कटौती हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये एक रेल जो है बीमार रेल है, और ये जो बीमार रेल है उसे कभी भी मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते आप। अगर सरकार इसी तरह कर्ज लेती रहेगी तो आने वाले दिनों में रेलवे की हालत क्या होगी कहना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ जो हालात है बहुत ही गंभीर है, परिस्थिति जो है बहुत ही गंभीर है, और उसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर प्रधानमंत्री जी के गुजरात मॉडल पे अगर डिपेंड करेंगे और इसी तरह खर्च करते रहेंगे, क्योंकि गुजरात में प्रति हेड अगर एक व्यक्ति के सर पे 38,000 रुपये का कर्जा है, तो मैं समझता हूँ ये कर्जा आप कहाँ से भर पाएंगे, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से स्थिति गंभीर है। मैंने शुरू में कहा कि मिनिस्टर कॉम्पिटेंट है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये रेलवे मिनिस्ट्री आप चला रही हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चला रही है, कौन चला रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब आप उत्तर दें तो उसमें आपको ये उत्तर देने चाहिए। और तीसरा मेरा जो पॉइंट है रेल ऑपरेशन रेशियो, रेल परिचालन अनुमान। कम से कम हम जब आपका टारगेट ये था कि अगर 100 पैसे खर्च करते हैं तो ये जो रेशियो है उसके बदले में आपको 88.5% जो है पैसे आपको कमाने चाहिए, 100 पैसे अगर आप खर्च करते हैं। लेकिन ये जो रेशियो है ऑपरेशनल रेशियो, मेरे ख्याल से वो बढ़कर 90 पैसे हो गए। और इसे आगे बढ़ के मैं कहूँगा ये अगर 92 पैसे मेरे ख्याल से हो सकते थे। इनका असल बजट और रेज बजट बड़ा अंतर है, उसमें रिवाइज बजट और जो असली बजट है उसमें बड़ा अंतर है। यह आंकड़े हमारे भीतर डर पैदा करते हैं अगले साल के एस्टीमेट में कितना भरोसा किया जाए। अगर अभी ये हालत है तो मैं समझता हूँ कि अगला जो एस्टीमेट होगा वो क्या होगा ये समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने जो टारगेट रखा था कि सरकार 100 पैसे कमाने के लिए सारे 38 पैसे खर्च करेगी, मेरे ख्याल से वो 90 पैसे हो गए हैं। और इससे भी गंभीर जो हकीकत है मैं उसको आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि 90 पैसे 92 पैसे हो जाते अगर आपने डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड में कटौती की है। दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस थिंग, जो सेफ्टी टैक्स और दूसरी संपत्तियों को मेंटेन करता है ताकि ऑपरेशन रेशियो 92 की जगह 90 रह जाए। तो आपने मेरे ख्याल से सेफ्टी से खिलवाड़ किया है लोगों को। तो ये जो है मेरे ख्याल से सिर्फ आंकड़ों को इधर से उधर करना या मैनिपुलेट करना ये बात सही नहीं है। तो ये चीज़ खास तौर पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रेलवे जो है एक बीमार रेल है, उसके लिए कोई ऑर्डिनरी ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। 2 साल तो निकल गए हैं, मैं समझता हूँ 3 साल बाकी है, पता नहीं है सर्जरी आप कैसे कर पाएंगे। दूसरा जो एक मुद्दा है मेरे ख्याल से रेलवे टिकट की कीमत के बारे में, रेलवे टिकट टैरिफ के बारे में। आप हर बार जब बजट आते हैं तब उसमें इजाफा तो नहीं करते हैं, लेकिन बजट के बाद आप खास तौर पे जो करते हैं बहुत तरीके से आप करते हैं रेल में जाके, ताकि लोगों पे ज़्यादा बर्डन आ जाए और टिकट विकेट का पैसे बढ़ जाएं। आप बात करते हैं प्रीमियम तत्काल और तत्काल टिकट, और प्रीमियम तत्काल और तत्काल टिकट का जो कोटा जो है आप बढ़ा देते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़े। मेरे ख्याल से एक बहुत ही गंभीर ये है। इस तरह से अगर आपको किराए बढ़ाने हैं तो बजट में बढ़ा दीजिए, आप बैकडोर से क्यों करते हैं, पीछे के रास्ते से क्यों ले आते हैं? तो ये चीज़ भी आपको गंभीरता से सोचनी होगी। मेरा जो दूसरा मुद्दा है खास तौर पे रेल सेफ्टी और
इंटरेस्ट ऑफ द रेलवे वर्कर्स के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। पिछले 2014 की तुलना में क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई है। मुझे नहीं मालूम आपकी जो आरपीएफ है या बाकी जो भी पुलिस है क्या कर रही है। करीबन 20,000 लोगों की जानें गई हैं एक्सीडेंट में, 20,000 पीपल। और मरने वालों या एक्सीडेंट के नंबर घट सकते हैं, लेकिन हमें संतोष नहीं होगा जहाँ तक ये आंकड़े ज़ीरो तक, अगर ज़ीरो तक, शून्य तक नहीं आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लिए आपने कमेटी गठित की है? क्या वजह है कि बढ़ते ही जा रहे हैं जो भी है? तो इस पर खास तौर पे गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलिस फोर्स मजबूत करने की ज़रूरत है, आरपीएफ है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, आखिर तो जो वर्कर्स होता है वो दिन रात काम करता है, सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, वो लाल टेन लेके खड़ा होता है, चाहे वो बारिश गिर रही हो या ठंडी हो। अगर उसके वेलफेयर का ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो कैसे चलेंगे? एम्प्लॉयज़ के बारे में, सबसे बड़ी एम्प्लॉयर हमारी रेलवे है। रेलवे में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट होता है, और हमारी जो रेलवे है उसका नेटवर्क इतना बड़ा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 66,000 किलोमीटर की लाइन है। इतनी बड़ी लाइन, इतना बड़ा नेटवर्क, और ये थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया एंड चाइना। एंड पैसेंजर्स में 8,224 पैसेंजरों को हर रोज एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और खासतौर पे पर ईयर 1,095 मिलियन टन जो माल है, हमारा सामान है, वो धोने का काम करती है। इसके लिए इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कम से कम उनके वेलफेयर का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे, उनके बारे में हम नहीं सोचेंगे, उसकी स्थिति क्या है, वो बीमार है, उसके लिए कुछ इलाज के लिए पैसे हैं या नहीं है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे सफाई कर्मचारी, मैं कुछ इंक्लूडिंग दैट, उसके बारे में ध्यान देना हो। तो मैं आज मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, मैं कोई नई ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नई लाइन शुरू करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कन्वर्जन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या और कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रेलवे की जो असली स्थिति जो है, फाइनेंशियल स्थिति जो है, मेरे ख्याल से एक बीमार रेलवे, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, और इसको गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था, रेलवे एक महत्वपूर्ण हमारी ये है जो हमारी अर्थव्यवस्था में, जैसे कहते हैं कि हमारे देश की और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हमारा बैकबोन है जिसे कहते हैं। अगर वही कमज़ोर हो जाएगी तो कैसे चलेगा? और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही गंभीर है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सामाजिक, ये रेलवे जो हमारे कर्मचारी है उसके बारे में हमें सोचना है, एक हमारा बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। पीपीपी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपका अंदरूनी अधिकार है पीपीपी के बारे में बात करना, लेकिन कर्मचारियों की हालत बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो पीपीपी के अधीन है। उनका शोषण होता है तो नौकरी छोड़ने पर वो मजबूर हो जाते हैं बेचारे। तो ख़ास तौर पे पीपीपी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान देना होगा। मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है मेरे एरिया के बारे में, भरूच दहेज के जो कर्मचारी हैं उनको जिस तरह से उनकी नौकरी चली गई पीपीपी के लिए, और अभी भी उनका जो मसला है हल नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। और उसके बाद जो मेरा दूसरा जो मुद्दा है, हाँ, आपने बात की थी और हर बार बात कर रहे हैं बड़ौदा के बारे में। जब मेरे एरिया की बात आ रही है तो मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा। बड़ौदा यूनिवर्सिटी के बारे में पिछली बार भी आपने जिक्र किया था, आपकी बार भी जिक्र किया, लेकिन रिजल्ट है बिग ज़ीरो, परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। पता नहीं और कितने बजे तक ये बड़ौदा रेलवे यूनिवर्सिटी चलती रहेगी। कम से कम उस पर भी कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। और मेरा जो दूसरा जो मुद्दा है, रेल का विस्तार और सुविधा है। आप जैसे कि अच्छी तरह जानता है, कनेक्टिविटी और एमिनिटीज़ फॉर द पैसेंजर ये बहुत ही ज़रूरी है। रेलवे तंत्र का विस्तार और तीसरे दर्जे के, खास तौर पे जो थर्ड क्लास में जो मुसाफरी करते हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि कम से कम एक आध दिन 2 टायर एसी या थर्ड क्लास में एक आध दिन ट्रैवल कर ले। मेरे ख्याल से आपको पता चलेगा कि पैसेंजर की हालत क्या है। मैं तो ट्रेन में अक्सर मुसाफरी करता हूँ, हालांकि एमपीज़ को सुविधा है, फर्स्ट क्लास एसी में जाता हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह उठता हूँ उसके बाद 18 मरतबा मुझे नींद से जागना पड़ता है। कोई पता नहीं कोच किस तरह से है, जिस तरह से जर्क आता है, हर 1 घंटे या आधे घंटे में एक जर्क आता है। पता नहीं ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक क्यों नहीं कर पाते, और सालों से चला आ रहा है। तो उस पर भी ध्यान देने की खास तौर पे ज़रूरत है। जब यूपीए सरकार थी तो 2 चीज़ें की थी, खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट है
उनके राज्यों को जोड़ने के लिए जो बात की गई थी और वो काम शुरू भी हुआ था। और कश्मीर को रेल के जरिए भारत के बाकी विस्तारों से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल अगर की थी तो यूपीए की सरकार ने की थी। आदिवासी क्षेत्रों में रेल की सुविधाएं बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत है, वहाँ इतनी सुविधाएं हैं नहीं। कम निर्यात होने के मौजूदा हालात में सरहद पार जो रेलवे का आवजाव है, वहाँ यातायात के लिए बढ़ावा देने की खास तौर पे ज़रूरत है। चीन ने जर्मनी तक रेल विस्तार किया है। हम ये नहीं चाहते कि आप इतना विस्तार करें, लेकिन जो कम से कम बॉर्डर एरियाज है, जो हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है, जो कश्मीर का इलाका है, बाकी है जो पहाड़ी इलाका है, उस पर भी ध्यान देने की खास तौर पे जरूरी है। और जहाँ तक पैसेंजर सेफ्टी, उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि करंट लग जाता है, ख़ास तौर पे हमारे जो मुंबई और बाकी जो और आप तो वहीं से, आपको पता होगा, तो कम से कम ये करंट लगने से जिन लोगों की जानें जाती है, और ख़ास तौर पे जो पैदल जो पथ पे चलते, पैर से चलते हैं, उनके भी बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। पैदल चलने वाले जो लोग हैं, तो कम से कम ऐसे जो पैसेंजर की सेफ्टी है उसके बारे में आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना होगा। बातें छोटी छोटी है, लेकिन अल्टीमेटली तो लोगों के जीवन के साथ ये जुड़ी हुई है। किसी का अगर किसी की जान चली जाए, किसी का जीवन अगर चला जाए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गंभीर बात है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर भी ख़ास तौर पे आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जिस चीज़ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हॉकर्स जो है हमारे, हॉकर्स के बारे में हमें सोचना होगा। यूपीए सरकार ने एक स्ट्रीट वेंडर बिल का इस नीति को बनाने के लिए, जो आप वेंडर्स के, हॉकर्स की मैं बात करता हूँ, आपको मेरे ख्याल से यूपीए सरकार ने जो बिल बनाया था वेंडर्स के बारे में, उसकी जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करके मेरे ख्याल से वो भी उपयोगी आपको हो सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है। तो इससे मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। जहाँ तक हॉकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो गरीब इंसान, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो हॉकर्स हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, उसके वेलफेयर के बारे में आपको सोचना होगा। मेरे ख्याल से कमेटी गठित करें या उसके बारे में कुछ सर्वे किया जाए तो उनके हालात क्या है, उनकी स्थिति क्या है, तो उसके बारे में भी आपको ख़ास तौर पे सोचना होगा। मेरा जो दूसरा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, बुलेट ट्रेन के बारे में 90,000 करोड़, लेकिन बजट में मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता। और ये तो पेट प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, बुलेट जो ट्रेन है, तो उस पर मेरे ख्याल से क्यों चुप्पी साधे हो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन यह भी लोगों को 2 साल के बाद भी इसके बारे में पता नहीं है कि बुलेट ट्रेन कैसी दिखेगी या नहीं दिखेगी। 2 साल के बारे में 2 साल के बाद भी पता नहीं है। सुरंग के भीतर चलेगी या पुल के ऊपर से चलेगी, वो भी लोगों को पता नहीं है। हाँ, चल सकती है, हवा में भी चल सकती है। अहमदाबाद में भी लोग नहीं जानते। आप अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की बात तो करते हैं, लेकिन पता नहीं अहमदाबाद में वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी। तो शुरुआत कहाँ होगी, ख़त्म कहाँ होगी, वो भी पता नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये जो प्रधानमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट जो है बुलेट ट्रेन के बारे में, तो उस पर भी आपको मेरे ख्याल से उसके बारे में आपको उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। हम बुलेट ट्रेन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इन पर लगने वाले समय और मंत्रालय के जो तौर तरीके हैं उस पर हमें एतराज़ है। कम से कम लोगों को पता तो चलना चाहिए कि बाकी का जो इम्पोर्टेंट बहुत सारे रेल का विस्तार, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बाकी सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही ऐसी नहीं है कि प्रोजेक्ट हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो बीमार रेल है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद बुलेट ट्रेन के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब बुलेट ट्रेन के बारे में चर्चा नहीं होना चाहिए, ऐसी ये हैरत की बात है। कहीं ऐसी चर्चा के लिए हमें राष्ट्र विरोधी कहीं न कहा जाए या कहीं सेडिशन का कहीं चार्ज भी लगाया जाए। तो कम से कम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे हैं। तो कम से कम इसके लिए हमें राष्ट्र विरोधी न करें, और इसके लिए अभी कहीं एंटी नेशनल न कर दे या कहीं सेडिशन का चार्ज न लगा दें। हमारे देश में रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की बहुत ही ज़रूरी है, और यूपीए सरकार ने एक डायमंड कॉरिडोर भी बनाया हुआ था। लेकिन भारत के लिए एक मॉडल बन सकता है, इसके लिए दूसरे देशों के मॉडल की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम जापान के साथ आप क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है कंडीशन ये है कि उनको ही सारे कॉन्ट्रैक्ट देने पड़े।
ये सारी चीज़ों में मेरे ख्याल से ध्यान देना होगा। और ये बाहर के मॉडल हम एडॉप्ट करते हैं, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मॉडल, कम से कम हम उसके लिए ये करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसीलिए मैं कोट करना चाहूँगा, वॉरेन जो बफेट है उसने कहा था, व्हेन यू सॉफ फॉर समथिंग यू डोंट नीड, यू विल एंड अप सेलिंग समथिंग विच यू नीड। अगर आपने कुछ खरीदा है तो ये ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ बेच भी दें। हम लोग, हमारी बहुत सारी है जो काम करने की ज़रूरत है वो करें, उसके बाद बुलेट ट्रेन पे ध्यान दें। अच्छी बात है बुलेट ट्रेन आया है, लेकिन हमारे बहुत सारे अच्छे मॉडल हैं, यूपीए ने बनाया था, जो कॉरिडोर था, इस्तेमाल करके कुछ और काम शुरू करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट में कवर किया, ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा लास्ट में, जहाँ तक हमारा सवाल और बाकी लोगों का सवाल है, हम लोग समर्पित है एक ऐसी सेहतमंद, महफूज और तरक्की वाली, जैसे हेल्दी कहते हैं, सेफ कहते हैं और ग्रोविंग कहते हैं, उसके लिए हम समर्पित हैं। लेकिन और सरकार के पास कोई अच्छी योजना होगी तो हम उसे बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा समर्थन है, हम ये करने के आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि एक ऐसी रेल हो जो एक हेल्दी हो, सेफ हो, ग्रोइंग हो। रेलवे के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, लेकिन रेल बजट सरकार का एक ऐसे नज़रिए वाला दस्तावेज होना चाहिए जो यह बता सके कि रेल का फाइनेंस और प्रदर्शन भारत को तेज रफ्तार से तरक्की की राह पर ले जा सके। बदकिस्मती से यह बजट रेलवे के सामने मौजूदा समस्याओं के सुलझाने वाला नहीं है और सुलझाने वाला नहीं रहा है। मैं रेल मंत्री जी को और एक बात बताना चाहता हूं, जिसे अमेरिकन रेलवे नेटवर्क को बनाने वाले अब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप इवेट नहीं कर सकते। आज छोड़ देने से आप कल की, आज की बात छोड़ देने से आप कल की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और आज की फिक्र में तू आने वाली कल को बर्बाद न कर। जो समस्या है उसको हल तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ तो आने वाली कल है उसके बारे में भी सोचना होगा, नहीं तो हमें भावी जो हमारी पीढ़ी है कभी माफ़ नहीं करेगी। तो रेलवे की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, बीमार रेलवे है। आपका बजट जो है खोखला है, वास्तविकता से परे है और इतना अच्छा बजट नहीं है। बहुत अच्छा हो सकता था, आपसे उम्मीद थी, आप एक कॉम्पिटेंट मिनिस्टर है, एज ए पावर मिनिस्टर आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या मजबूरियां हैं या कौन उस पर से इंटरफेयर कर रहा है, या रेलवे आप चला रहे हैं या कोई और चला रहे हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन ये समस्याओं का अगर आप हल कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि देश की आप सेवा कर पाएंगे और ख़ास तौर पे जो देश की जनता है आपको दुआएं देंगी और लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। धन्यवाद। Yes, thank you very much.